नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। महाराष्ट्र से बड़ी खबर का मतलब आज मुंबई हाईकोर्ट की खबर। मुंबई हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया। फैसले में कहा कि प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करो उसको जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, जो लोगों को बचाता है, उसे बचाओ। और पूरे ड्रग कार्टेल में हंगामा मच गया। ठाकरे के गैंग में हंगामा मच गया है, ठाकरे के गैंग में। और प्रत्येक दिन एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन, हर दिन कुछ ना कुछ लगातार चल ही रहा है। तो कल मुंबई हाईकोर्ट का एक फैसला आया। फैसले में ये जो ठाकरे का जो ड्रग कार्टेल है ना, उसकी नानी याद आ गई। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जी कंप्लेन पर एक ईमानदार ऑफिसर को फंसाने का ये धंधा बंद करो। मामला है उस ईमानदार ऑफिसर का जिसने मुंबई में कोहराम मचा दिया था और इस ड्रग कार्टेल की मांद में घुस करके इस ड्रग रैकेटियर को, जिसका इंटरनेशनल रैकेट है, उसको बर्स्ट किया था और बड़े बड़े रसूखदारों को, सफेद पोशों को उसकी गर्दन पकड़ लिया था। जैसे ही सफेद पोशों की गर्दन पकड़ी कि माफिया ड्रग कार्टेल ठाकरे गैंग पूरी तरह से एक्टिव हो गया। मामला है समीर बानखेड़े का। श्रीमान समीर बानखेड़े के समर्थन में मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया। किसको आदेश दिया? दुर्भाग्य देखिए, जिस डिपार्टमेंट में वो हैं, जिस डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ उनका एक्शन चल रहा था और अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य परायणता के साथ समीर बानखेड़े निभा रहे थे, तो उस ईमानदार ऑफिसर के चारों तरफ चक्रव्यूह तैयार किया गया। उसे फंसाने के लिए ये वही समीर बानखेड़े हैं जिन्होंने हिम्मत की रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का, रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने का। सीबीआई का पूरा अमला रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं कर सका। पूरा अमला। क्यों? सलमान खान के इशारे पर सीबीआई काम कर रही थी। ये पावर गैलरी में चर्चा है, सबको मालूम है ये बात। हर गली चौराहे पर यह चर्चा होती है कि सलमान खान इस पूरे प्रकरण को मैनेज कर रहे थे पर्दे के पीछे से। अब सच्चाई क्या है ये तो सीबीआई बताएगी और सलमान खान बताएंगे। लेकिन चर्चा यही है कि जिस प्रकार से जिया खान के केस को पर्दे के पीछे से सलमान खान ने लीड किया और सूरज पंचोली को बचाने का काम किया, उसी तरीके से इस केस में भी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभित चक्रवर्ती को बचाने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और यही कारण रहा कि 5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तथा कथित सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को कभी भी कस्टडी में लेने की जहमत नहीं उठाई। अगर चाहती सीबीआई तो फौरन से पेशतर सिर्फ नारकोटिक डिपार्टमेंट के टिप्स पे, उनके फीडबैक पे उसे उठा लेती, लेकिन नहीं उठाई। लेकिन हिम्मत दिखाया समीर बानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने का। रिया चक्रवर्ती कोई मामूली खिलाड़ी नहीं थी। रिया चक्रवर्ती वो खिलाड़ी है इस पूरे ड्रग नेटवर्क का, इस ड्रग कार्टेल का, जिसके तार 7 समंदर पार जुड़े हुए हैं। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पूरा अमला दिल्ली से मुंबई तक एक हो गया। बड़े बड़े कार्यालय इसमें शामिल हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज उस कार्यालय, जितने बड़े बड़े कार्यालय हैं जो रिया चक्रवर्ती को बचाने का धंधा कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सपोज होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन बाद, लेकिन वो एक्सपोज होंगे। एप्स्टीन फाइल तो आ गया ना सामने।
आ गया है एप्स्टीन फाइल सामने। और एप्स्टीन फाइल में जिनके जिनके नाम चल रहे हैं इस देश में, वो लाख छुपाए छुप न सकेगा, राज बड़ा गहरा है, वो निकल के आएगा। रिया चक्रवर्ती के संबंध उन खिलाड़ियों के साथ रहे हैं और इसीलिए समीर वानखेड़े पर कुठाराघात हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बड़े ड्रग कार्टेल जो इंटरनेशनल माफिया है, उसके एक प्यादे को गिरफ्तार कर लिया था और वहीं से लीड मिल रहा था समीर वानखेड़े को। असली गुनहगार तक पहुंचने का लीड मिल रहा था। सुशांत के हत्यारे दुबई में हैं, सुशांत के हत्यारे यूएई में हैं, या सुशांत के हत्यारे स्विट्जरलैंड में हैं, पता नहीं है। लेकिन कुछ हत्यारे फरार भी हो गए हैं, इसकी सूचना है, इसकी सूचना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को है। लेकिन पूरा अमला, पूरी राजनीति, ये नंगी बेशर्म राजनीति पूरी तरह से एक्टिव हो गई समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि असली किंगपिन तो यहां पर रिया चक्रवर्ती उसका भाई है, डिनो मौर्य है, सूरज पंचोली है, सलमान का गैंग है, और उसके ऊपर ठाकरे का हाथ है, आदित्य ठाकरे का हाथ है। तो समीर वानखेड़े को पकड़ लो, जैसे तैसे पकड़ो, किसी तरीके से फंसाओ। जानते हैं कैसे फंसाया गया? कल्पना कर सकते हैं मुंबई हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है? कल्पना कर सकते हैं आप? वो बेशर्म नवाब मलिक, जिसका दामाद अब इस दुनिया में नहीं है, दामाद जिसका इस धंधे में पकड़ाया था, उस नवाब मलिक ने, क्योंकि वो मंत्री था, यहां तो कोई भी अपराधी मंत्री बन जाता है, अपराधी पृष्ठभूमि का मंत्री बनना उसके लिए समझिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वो एक एडेड एडवांटेज है उनके लिए। अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का है तो उसको फौरन से पेशकर कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, और वो भी महाविकास अघाड़ी की अगर सरकार हो तो फौरन से पेशकर, क्योंकि सचिन वाजे को भी फौरन से पेशकर अपॉइंट कर लिया गया था। तो श्रीमान नवाब मलिक मंत्री थे, मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनके दामाद को भी गिरफ्तार किया था समीर वानखेड़े ने। ऐसे हौसला वाले ऑफिसर, ऐसे ईमानदार ऑफिसर, जिन्होंने बड़े बड़े रसूखदारों के कॉलर पकड़े, तो रसूखदारों में हड़कंप मच गया और कहा कि अगर इसको नहीं रोकोगे तो ये तूफान है, पता नहीं इस तूफान में कौन कौन उड़ जाओगे। तो इसे पकड़ने के लिए, इसे फंसाने के लिए सारा षड्यंत्र किया गया, और षड्यंत्र भी इतना बीभत्स जिसे मुंबई हाईकोर्ट ने नंगा कर दिया, नंगा कर दिया। कल मुंबई हाईकोर्ट ने नंगा कर दिया। मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस गडकरी ने कहा कि एनोनिमस लेटर पे तुम 11 सम्मन दे रहे हो, 2023 से 2024 तक 11 सम्मन। कौन दे रहा है सम्मन? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दे रहा है। जिस डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर हैं, अपने ही डायरेक्टर के खिलाफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सम्मन भिजवा रहा है। रसूख देखिए कितना बड़ा है। एनोनिमस लेटर, अननोन पत्र आ रहे हैं, किनके खिलाफ? समीर वानखेड़े के खिलाफ। क्या कि समीर वानखेड़े हमें परेशान कर रहे हैं, हमसे उगाही कर रहे हैं, हमसे ये कर रहे हैं, हमसे वो कर रहे हैं। एनोनिमस पत्र है, अगर हिम्मत है तो सबूत के साथ आते। किसको पत्र लिख रहा है? नवाब मलिक को। नवाब मलिक कौन है? महाविकास अघाड़ी में मंत्री है, मतलब मंत्री के पास कोई एनोनिमस पत्र आ रहा है, अननोन खत आ रहा है, और उस खत को वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को प्रेषित करते हैं श्रीमान नवाब जी मलिक, और कहते हैं कि इस पर नोटिस भेजो। हाईकोर्ट ने कहा कि आपने कोई तहकीकात नहीं की, जो खत आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। आपको सबसे पहले खत की विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं, पहले उसके फीडबैक आपको ले लेने चाहिए, उसके सबूत इकट्ठा करने चाहिए, और फिर आपको अपने अधिकारी के खिलाफ सम्मन भेजना चाहिए। आप एक सम्मन, चलिए गलती से भेज दिया आपने, कोई बात नहीं है, आप पूछताछ करना चाहते थे, 2 सम्मन भेज दिया, 3 सम्मन भेज दिया, 11 सम्मन एक अधिकारी को भेज रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी को। ये दिखलाता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। मुंबई हाईकोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा पूरी दाल काली है,
11 सम्मन एक ईमानदार ऑफिसर को अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा भेजा जाना सवाल खड़ा करता है कि उस एनोनिमस खत का कोई जांच नहीं हुआ, कोई जांच हुई नहीं, उस अननोन पत्र के ऊपर कोई सबूत इकट्ठा नहीं किया गया, इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुआ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हुई, और उसके पहले ही आपने अपने अधिकारी को सम्मन भेज दिया, और 11-11 सम्मन लगातार हैरेस करने के लिए, ताकि वो जो ईमानदारी के रास्ते पर समीर वानखेड़े चल रहा है वो छोड़ दे, वो रुक जाए, वो काम करना बंद कर दे। बेईमानों, दलालों की जो कोटरी है ड्रग कार्टेल की, उसके खिलाफ एक्शन लेना बंद कर दे, इसलिए सम्मन भेजा गया। और इसीलिए शाहरुख खान के बेटे को जब समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया तो इनके ऊपर सीधा आरोप लगा दिया कि 30 करोड़ का घूस मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है समीर वानखेड़े, और उसके लिए कहा कि 50 लाख की डिलीवरी भी हो गई। आज तक उस केस में यह पता नहीं चल पाया है कि 50 लाख रुपए जो समीर वानखेड़े को भेजे जाने थे, जो भेजे गए, वो 50 लाख रुपए आखिर आए कहां से? क्या सीबीआई ने मैनेज किया 50 लाख रुपए समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने के लिए, या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने मैनेज किया? नहीं, दोनों डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, मैंने 50 लाख नहीं भेजे, मैंने अरेंज नहीं किए। 50 लाख किसने भेजे? नवाब मलिक ने भेजे या शाहरुख खान ने भेजे? शाहरुख खान ने एफिडेविट पे कोर्ट को बताया है, मैंने कोई 50 लाख रुपए नहीं भेजे, मुझसे कोई 30 करोड़ की डील नहीं हुई थी, मुझसे किसी ने 30 करोड़ की रिश्वत नहीं मांगी थी। फिर फर्जी केस क्यों बना? फिर ट्रांसफर क्यों हुआ? समीर वानखेड़े को जो उनका मूल डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। इनकम टैक्स है इनका मूल डिपार्टमेंट, डेपुटेशन पर थे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, जहां जाते हैं वहीं पर बवाल करते हैं। ईमानदार आदमी हैं, रसूख के साथ चलते हैं, देश सेवा से ओतप्रोत हैं, लड़ाका व्यक्ति है। कहीं गलत हो रहा है आगे निकल पड़ते हैं। तो अपने मूल डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफर कर दिया गया, भेज दिया गया। कहां? चेन्नई। मुंबई से ट्रांसफर करके चेन्नई भेज दिया गया, और चेन्नई में रहने के बाद कैट से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जीतने के बाद इनको फिर रीइंस्टेट किया गया मुंबई में। चेन्नई से वापस ट्रांसफर होकर के आ गए। उसके बाद मुंबई, यहां हाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ड्रग कार्टेल माफियाओं का गिरोह, और यहां से कोई ना कोई तिकड़म लगा करके सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर ले लिया इनके खिलाफ कि इंक्वायरी होनी चाहिए। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? किस किस को एक्सपोज करें हम, और किस किस से लड़े? दिक्कत तो यह है मित्रों, ये दलालों की चौकड़ी में करे क्या? मुंबई से दिल्ली तक दलाल भरे हुए हैं, और पावर कॉरिडोर में तो सिर्फ दलाल और दलाल हैं। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे 5 साल में क्या किया इस केस का? बताओ तो सही। अब बताएंगे नहीं, मुंह पर चुप्पी, चुप्पी है। और जो ईमानदार ऑफिसर है उसके खिलाफ एक्शन करवा दो, सुप्रीम कोर्ट से करवाओ, इधर से करवाओ, उधर से करवाओ। ये तो भला हो हाई कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का, जिन्होंने इंटेंशन को भांप लिया। ये खेल तो बड़ा है। क्या पता सत्तारूढ़ पार्टी के लोग शामिल हों, क्या पता अपोजिशन का पूरा कुनबा शामिल हो। सत्तारूढ़ पार्टी के कितने लोग शामिल हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर अपोजिशन का पूरा कुनबा शामिल है तो वो चैन से तो बैठेगा नहीं, वो तो दिन रात तिकड़म भिराएगा। दलाली अदालत के अंदर हो रही है, दलाली पावर कॉरिडोर में हो रही है। कौन सा डिपार्टमेंट बचा है जहां दलाली बची नहीं है? एक ईमानदार ऑफिसर है जो देश सेवा में लगा हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ आदेश हो जाता है। यह और बात है, गृह मंत्री जी को रीइंस्टेट करना पड़ा इन्हें। अरे भाई, पॉलिटिक्स की बारीकी कॉमन मैन के समझ में आती नहीं है। आपका क्या खेल चल रहा है आप खेलिए, कौन रोक रहा है आपको खेलने से? लेकिन सवाल है कि किसी ईमानदार ऑफिसर को इतना आप डिसर्टन करेंगे, वो क्या काम करेगा? और फिर दूसरे ईमानदार ऑफिसर के लिए क्या स्कोप बचता है? संस्थागत तरीके से
किसी भी ईमानदार ऑफिसर को काम करने में, सिस्टम में रह करके मुश्किल हो गया है। और अगर वो काम करना चाहे तो उसका वही सिस्टम उसे तबाह करने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। समीर वानखेड़े उसी का उदाहरण है मित्रों। और इसी के तरफ मुंबई हाईकोर्ट ने कल कहा कि अननोन पत्र पे आपने 11 सम्मन भेज दिए। वो 11 सम्मन जो था वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, दलाल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, जो ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर के हजारों लाखों करोड़ का धंधा चल रहा है, लाखों करोड़ का। ये 1000 करोड़ का खेल नहीं है। अरे 13-13 हजार करोड़ का तो ड्रग्स एक बार में पकड़ाता है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले पकड़ाया था 13, सब मैंने सबके बारे में आपको डिटेल दिया हुआ है। कच्छ में कितना पकड़ाया, मुंबई में कितना पकड़ाया, दिल्ली में कितना पकड़ाया, पूरे देश भर में कितना पकड़ाया। 13,000 करोड़ का जखीरा अकेले दिल्ली से पकड़ाया था। फिर छापेमारी पूरी दुनिया में, पूरी देश भर में हुई। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने हजार करोड़ का ये कारोबार है। मतलब एक टोटल पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। बिना नेताओं की संलिप्तता से ये बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नशा मुक्ति केंद्र प्रधानमंत्री जी चलाते हैं। नशा मुक्ति केंद्र बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं मुझसे अगर गलती हो जाए तो मुझे ऐसे टांग देना, वैसे टांग देना, ये कर देना, वो कर देना। देखिए प्रधानमंत्री जी, आपकी बहुत बातों का मैं समर्थन करता हूं, बहुत बातों का। आपके लिए एक बोनांजा ये है कि चरित्रहीन विपक्ष आपके सामने खड़ा है। उसका कोई चरित्र नहीं है। लॉस्ट अपोजिशन। आप एक ऐसे फेज में हैं जहां एक थर्ड क्लास चरित्रहीन अपोजिशन आपके सामने खड़ा है। अब इसका लाभ आपको मिल रहा है। रही सही कसर ये प्रशांत किशोर और केजरीवाल ने पूरी कर दी। कोई ईमानदार व्यक्ति राजनीति में आ नहीं सकता। आएगा तो उसे चारों तरफ से दबा देंगे, फंसा देंगे। हो सकता है कोई आ जाए, लेकिन उसे फिर फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो षड्यंत्र, पॉलिटिक्स का आखिरी हथियार तो षड्यंत्र ही है ना। उसे षड्यंत्र करके तबाह कर देंगे, फंसा देंगे। लेकिन केजरीवाल जैसा व्यक्ति तो अगली कितनी पीढ़ी तक, मुझे मालूम नहीं है कि कितने पीढ़ियों तक इसका यह प्रभाव रहेगा। कोई ईमानदार व्यक्ति हिम्मत भी कर पाएगा राजनीति में एंटर करने की या नहीं। अब इसका बोनांजा हमारे मोदी जी उठा रहे हैं। मोदी जी की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, उसकी तारीफ मैं करता हूं, लेकिन मोदी जी की कुछ बातें बहुत बुरी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। बिल गेट्स के साथ जो आपके रिश्ते हैं ना, वो बहुत बुरा है। और बिल गेट्स का जो इन चौकड़ी वालों के साथ रिश्ते हैं ना, वो भी बहुत बुरा है। और बड़ी पीड़ा के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी कि बिल गेट्स को इस बार तो आपने भगाया, लेकिन ये कार्टेल बहुत बड़ा है। और अगर आपकी नीयत साफ है तो ड्रग कार्टेल के ऊपर एक पैरेलल कुठाराघात कीजिए। ये खाली कोर्ट के तरफ से संज्ञान लिया जाएगा, अदालत आदेश देगा, अदालत के आदेश पर सिर्फ हम चर्चा कर लेंगे। मीडिया को भी कोई फुर्सत नहीं है इस अदालत के इस आदेश की चर्चा करने की। हमें तो है, हम तो लगे हुए हैं, हम तो भिड़े हुए हैं, हम तो पीछे पड़े हुए हैं। हमें तो कहीं कुछ मिलता है तो हम आप दर्शकों से शेयर करते हैं, और आप सबको बेनकाब करते हैं। गलती होती है तो बेनकाब करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। तो समीर वानखेड़े के पीछे क्यों लग गए हैं सब लोग? ये बतलाता है कि ड्रग कार्टेल इतना रसूखदार है कि वो किसी को न्याय नहीं पाने देगा। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में चोट नहीं होती है, आवाज नहीं होती। चोट तो होती है, आवाज नहीं होती। तो धीरे धीरे आवाज अब आने भी लगेगी। आप चिंता मत कीजिए, चोट बहुत जोर की लगने वाली है। अभी तो हाईकोर्ट का आदेश आया, समीर वानखेड़े के पक्ष में आया, और वो नवाब मलिक जो फंसाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, अब नवाब मलिक को जवाब देना पड़ेगा। और उनके इशारे पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो लोग काम कर रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, दलाल और भ्रष्ट ऑफिसरों को जवाब देना पड़ेगा। तो ये मामला तो रुकेगा नहीं, कोई ना कोई तो न्याय होगा, कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय तो होगा। आज समीर वानखेड़े के साथ प्राकृतिक न्याय हो रहा है, और ये सब दिशा सुशांत के आरोपियों को, अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी है
कि वो वक्त दूर नहीं है जब तुम भी सलाखों के पीछे होगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।